सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने न्यू आइडियाज़ वाईटी चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से 110% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और जो भी क्वेश्चन है उससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उसके बारे में भी हम आपके साथ में जानकारी साझा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 0110 बिटवाइज एंड 1100। आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में नॉलेज होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लिखिए 0 1 1 0 एंड जस्ट इसके नीचे 1 1 0 0। इसको आपको सॉल्व करना है। अब चूंकि इसके बीच में क्या लगा हुआ है, बिटवाइज एंड, और बिटवाइज एंड बोलता है कि जब दोनों बिट 1 होंगी तभी मैं आपको आउटपुट के रूप में 1 रिटर्न करूंगा, अन्य केसेस में मैं आप लोगों को 0 रिटर्न करूंगा। तो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो पहली बिट है वो है 0 और यहाँ पर भी 0 है। तो 0 और 0 तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। देन इसके बाद यहाँ पर एक बिट 1 है और एक बिट 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। यहाँ पर एक बिट 1 है और ये बिट भी 1 है, तो इस केस में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि बिटवाइज एंड 1 तभी देता है जब दोनों बिट 1 होती हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर एक बिट 0 है और एक बिट 1 है, तो इस केस में भी आपको यहाँ पर आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 0100, यानी कि आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड्स बिलो। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हर ऑप्शन के अंदर कुछ कीवर्ड हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो कीवर्ड का कलेक्शन है जो कि सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहला क्या है, ऑटो भी होता है, डबल भी होता है और इंट भी होता है एंड स्ट्रक्ट भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो सही है। देन आते हैं बी में, तो ब्रेक, एल्स, लॉन्ग और स्विच, ये चारों कीवर्ड भी सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। देन केस, फंक्शन, रजिस्टर और टाइप डिफ। तो ध्यान दीजिए, जो ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन कीवर्ड है ये आप लोगों को मिलता है जावा स्क्रिप्ट में, यानी कि ये सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि फंक्शन सी लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है। तो इस केस में जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ये फंक्शन है ये सी लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 3, अ सी प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है वो किसका कॉम्बिनेशन है, स्टेटमेंट्स का, फंक्शंस का, वेरिएबल्स का, या फिर सभी के सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही है, जो भी आप लोग सी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं उसमें स्टेटमेंट भी होते हैं, फंक्शन भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4th, विच लूप इज मोस्ट सुटेबल टू फर्स्ट परफॉर्म द ऑपरेशन एंड देन टेस्ट द कंडीशन। वो कौन सा लूप है जो क्या करता है, सबसे पहले जो टास्क है वो परफॉर्म करता है, देन इसके बाद कंडीशन को टेस्ट करता है। तो वो आपका होता है डू वाइल लूप। क्या होता है, डू वाइल लूप। और जो डू वाइल लूप है ये क्या करता है, सबसे पहले जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन इसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डू वाइल लूप है वो कंडीशन गलत हो या फिर सही, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता ही है। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वो कौन सा लूप है जो गलत कंडीशन होने पर भी कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करता ही है। तो आपका आंसर आएगा कि वो है डू वाइल लूप। आपको बताना है कि जो डू वाइल लूप है वो कैसा लूप है, प्री टेस्टेड या फिर पोस्ट टेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड ऑफ फाइल इज डिडक्टेड बाई। जब भी आप लोग फाइल हैंडलिंग के साथ में काम कर रहे होते हैं, फाइल के साथ में काम कर रहे होते हैं, तो उस केस में आपको बताना है कि एंड ऑफ फाइल को पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं। तो वो आपका होता है एंड ऑफ फाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, EOF, यानी कि एंड ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज।
ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है। तो ध्यान दीजिए, जो एंडल है ये एक कीवर्ड तो है, लेकिन ये C++ में मिलता है, ना कि सी लैंग्वेज में। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो एंडल कीवर्ड है ये C++ में है, ना कि सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर स्टोरेज क्लास इन सी। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हर ऑप्शन में एक क्लास का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी क्लास है जो कि सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करती है, ऑटो, डेक, स्टैटिक या फिर एक्सटर्न। तो ध्यान दीजिए, जो सी लैंग्वेज है इसमें बेसिकली 4 प्रकार की क्लास होती हैं, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न। चूंकि जो डेक है ये कोई भी क्लास नहीं है, तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या टिक करेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट अ रियल नंबर इज ट्रीटेड एज। बाय डिफॉल्ट रियल नंबर किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, फ्लोट, डबल या फिर लॉन्ग डबल। तो बिल्कुल सही है, जो भी बाय डिफॉल्ट रियल नंबर होते हैं उनको डबल की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप बी टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर देमसेल्व्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। वो कौन सा एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप वैल्यूज को रख सकते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, कैर या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो ध्यान दीजिए, जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हम लोग विभिन्न प्रकार की डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि जो स्ट्रिंग है और कैर है, बेसिकली जो स्ट्रिंग है ये कोई भी डेटा टाइप नहीं है सी लैंग्वेज में, बट जो कैर है ये एक डेटा टाइप है जो कि सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को ही स्टोर करता है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ फंक्शन के नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। क्या एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल सही है, आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस आप मिस ना कर सकें। नेक्स्ट 11, इफ रिटर्न टाइप फॉर अ फंक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड इट डिफॉल्ट्स टू इंटीजर। तो बिल्कुल सही है, अगर आपने किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है, तो उस केस में उसका बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, जबकि पाइथन में होता है क्या, नन। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंस बिटवीन कैलोक एंड मैलोक इज। आपको बताना है कि कैलोक फंक्शन और मैलोक फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर बोला गया है कैलोक टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट वाइल मैलोक नीड्स 2 आर्गुमेंट। तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो कैलोक है वो लेता है 2 आर्गुमेंट और जो मैलोक है वो लेता है 1 आर्गुमेंट, और यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उल्टा लिख दिया गया है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, मैलोक टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट वाइल कैलोक नीड्स 2 आर्गुमेंट। तो बिल्कुल सही है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है कैलोक और मैलोक की रिस्पेक्ट में, कि जो कैलोक है वो 2 आर्गुमेंट लेता है, जबकि जो मैलोक है वो सिर्फ और सिर्फ 1 आर्गुमेंट लेता है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है कि जो कैलोक और मैलोक हैं ये दोनों फंक्शन किस हेडर फाइल में मौजूद हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, ईच स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम शुड एंड विद। जो भी आप लोग सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट के एंड में आप क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन, कॉलन, पीरियड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है, जब भी आप लोग सी का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। ध्यान दीजिए, जिसमें आपको एक पॉइंट और कॉमा दिखे उसको बोलते हैं सेमी कॉलन, जबकि जिसमें दोनों पॉइंट दिखे उसको बोलते हैं कॉलन। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेमी कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रिंग आर कैरेक्टर एरेज इट ऑलवेज एंड्स विद। जो भी स्ट्रिंग होती हैं वो एरे का कैरेक्टर होता है, यानी कि जो स्ट्रिंग होती है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होती है। तो उस केस में स्ट्रिंग के एंड में कौन सा स्पेशल कैरेक्टर होता है, /n, \t, /0। तो बिल्कुल सही है, जो आपका /0 है
ये एक नल कैरेक्टर है जो कि स्ट्रिंग के लास्ट में होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टास्क ऑफ कंटिन्यू कीवर्ड इज टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम एट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द लूप। तो बिल्कुल सही है। जो कंटिन्यू कीवर्ड है वो बेसिकली करता क्या है कि जहाँ पर भी आपने कंडीशन लगाई होगी उस कंडीशन के बिहेव पे उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन को स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी कि 15 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 16, एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विथ। जो आइडेंटिफायर है वो किससे स्टार्ट हो सकता है, अल्फ़ाबेट से, अंडरस्कोर से, या किसी भी कैरेक्टर से, या फिर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी से। तो ध्यान दीजिए, जो भी आप लोग आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं उसकी स्टार्टिंग हमेशा या तो होगी अल्फ़ाबेट से या तो होगी अंडरस्कोर से। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ध्यान दीजिए, जो आइडेंटिफायर होते हैं वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होते हैं और आइडेंटिफायर में स्पेस भी अलाउ नहीं है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सी लैंग्वेज है इसमें अगर आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो स्पेशल कैरेक्टर के रूप में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा किसी सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, द SQRT फंक्शन इज अवेलेबल इन। आपको बताना है कि जो SQRT फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, जिसको बोलते हैं वर्गमूल, फाइंड आउट करते हैं, तो ये फंक्शन किस हेडर फाइल में मौजूद है, conio.h, string.h, math.h या फिर graphic.h। तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो conio.h है इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन मौजूद हैं। देन आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर आपके जो भी फंक्शन स्ट्रिंग से संबंधित हैं वो आपको मिलते हैं string.h में, जबकि जो भी फंक्शन मैथ से संबंधित हैं वो आप लोगों को मिलते हैं math.h इस हेडर फाइल में। तो इसमें क्या आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, math.h। आपको बताना है कि conio.h में कौन कौन से किन्हीं दो फंक्शन के बारे में आपको नीचे कमेंट करना है। और आपको बताना है कि जो सी लैंग्वेज है उसमें टोटल कितने कीवर्ड हैं, सी लैंग्वेज को किसके द्वारा और कब डेवलप किया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो आपको इसका आंसर सभी को इसका आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट, आर द एक्सप्रेशन पॉइंटर ptr प्लस प्लस एंड प्लस प्लस पॉइंटर ptr आर सेम। आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम हैं। तो जी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट, एंड दैट इज 19, द कीवर्ड यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन ब्लॉक बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इज। वो कौन सा कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम लोग जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था वहीं पर कंट्रोल को वापस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो आपका होता है रिटर्न कीवर्ड। क्या होता है, रिटर्न कीवर्ड। आपको बताना है कि जो गो टू है वो कैसा स्टेटमेंट है, कंडीशनल या फिर अनकंडीशनल। तो इसमें क्या टिक करेंगे आप, 19 में जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड्स बिलो। तो मैंने आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया है, बेसिकली आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट, मैलोक इज आ इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन टू एडजस्ट द एलोकेटेड डायनेमिक मेमोरी साइज। तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अगर आपको मेमोरी के साइज को एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास मेथड है एंड दैट इज रियलॉग। तो यहाँ पर लिखा गया है मैलोक, तो इस केस में इसको आप टिक करेंगे फॉल्स। आपको बताना है कि जो कैलोक है, मैलोक है, रियलॉग है, ये किस हेडर फाइल में मौजूद हैं। तो इसको हमने कर दिया है इटैलिक। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सी इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है वो किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, प्रोसीजरल या फिर बिट लेवल या फिर फंक्शन। तो बिल्कुल सही है, जो सी लैंग्वेज है ये एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज एन इनडायरेक्शन ऑपरेटर अमंग द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिंबल है जिसको हम लोग इनडायरेक्शन ऑपरेटर या फिर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। तो वो आपका होता है एस्टेरिस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं भाषा में स्टार। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एस्टेरिस्क इज द करेक्ट आंसर।
बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जो पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इन डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जबकि एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ पॉइंटर इन सी विच हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड इज नॉन एज। तो एक ऐसा पॉइंटर जिसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंटर? नहीं, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। क्या बोलते हैं, वाइल्ड पॉइंटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है नल पॉइंटर। अगर यहाँ पे लिखा गया होता वाइल्ड पॉइंटर तो ये ट्रू होता। नेक्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू हैव डिफ़ॉल्ट केस इन आ स्विच स्टेटमेंट। तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो स्विच स्टेटमेंट है इसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। आपकी इच्छा हो तो आप यूज़ कर लीजिए, आपकी इच्छा ना हो तो आप यूज़ ना करें। तो जो डिफ़ॉल्ट है ये नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। चूँकि यहाँ पर लिखा गया है कि आवश्यक है तो हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आवश्यक नहीं है। तो इसको हमने यहाँ से कर दिया है इटैलिक। तो 25 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो आपको बताना है कि आपके अभी तक 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस आप मिस ना कर सकें। सो नेक्स्ट 26, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। तो बिल्कुल सही है। जब भी आप लोग कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और जो लोकल वेरिएबल होते हैं उसका स्कोप उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर तक सीमित होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 26 आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर एक छोटा सा दिया गया है कोड, बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक हेडर फाइल है stdio.h। आपको बताना है कि stdio का फुल फॉर्म क्या होता है। देन यहाँ पर मेन मेथड है एंड इसके अंदर एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू क्या है 0। देन इसके बाद जो ptr है इसके अंदर इस x का वेरिएबल स्टोर, इस x का एड्रेस स्टोर किया गया है। अगर आप यहाँ से पॉइंटर ptr प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जब लिखा x इक्वल 0 तो होगा क्या कि जो मेमोरी है उसमें x के लिए क्या होगी, मेमोरी एलोकेट की जाएगी। मान लीजिए ये वेरिएबल क्या है, ये जो मेमोरी है, लोकेशन है, इस लेबल का नाम है x और इसके अंदर आपने स्टोर कर दिया है 0। ठीक है। अब जो ये मेमोरी है जहाँ पर इस वेरिएबल को जगह दी गई है, मेमोरी एलोकेट हुई है, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है 100। ठीक है। देन इसके बाद आपने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि पॉइंटर टाइप का है। और जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो हमने क्या किया, लिखा पॉइंटर ptr। तो इससे क्या होगा, मेमोरी में ptr के लिए भी जगह मिलेगी। तो मान लीजिए ये क्या है, ये है ptr। और आपने क्या किया है, ptr के अंदर x का एड्रेस स्टोर कर दिया है। तो इस केस में जो x का एड्रेस है एंड दैट इज 100, तो जो ये 100 है ये पॉइंटर ptr के पास स्टोर है। अब चूंकि जो ptr है इसको भी मेमोरी में कहीं जगह मिली है तो इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस क्या है 200। ठीक है, मैंने मान लिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया अगर x को प्रिंट करें यहाँ से तो क्या प्रिंट होगा, तो आपका आंसर आएगा कि 0 प्रिंट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्रिंट कराइए ptr, तो ptr में क्या है, इस x का एड्रेस एंड दैट इज 100, तो क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा। अगर मैं लिखता हूँ पॉइंटर ptr, तो इसका मतलब ये है कि ptr के पास जो एड्रेस है और उस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर है उसकी बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखा है पॉइंटर ptr, तो ptr के पास एड्रेस क्या है 100, और वो 100 किस वैल्यू का एड्रेस है, तो मालूम पड़ा कि जो x वेरिएबल है उसका एड्रेस है, और यहाँ पे स्टोर क्या है 0। तो इस केस में यहाँ पर जो भी x के अंदर कंटेंट है वो प्रिंट हो जाएगा एंड दैट इज 0। तो आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें इसको हम कर देते हैं इटैलिक। ठीक है। नेक्स्ट, द कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन इज आ टर्नरी ऑपरेटर। तो बिल्कुल सही है। जो ये आपका क्वेश्चन मार्क है और कॉलन है इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हमने कर दिया है सेव। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, हैज़ इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट्स इन द प्रोग्राम। तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जो आपका हैज है इसका यूज़ हम लोग पाइथन में और PHP में कमेंट बनाने के लिए करते हैं,
ना कि सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डबल स्लैश का, या फिर इसको मैं नोट कर देता हूँ, या फिर कुछ इस टाइप से स्लैश स्टरिस्क और यहाँ पर स्टरिस्क स्लैश। तो इसके बीच में आप जो भी लिखते हैं वो कमेंट कंसीडर किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है हैश सिंबल, इसका यूज़ हम लोग पाइथन और PHP में करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कि अगर आप लोग कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जो कि फ्लोट टाइप का है, तो उसमें अगर आप कोई वैल्यू रखना चाहते हैं जो कि फ्लोट टाइप की है, तो आप उसे कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, पहला दिया गया है 12.3E5, तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। देन इसके बाद 12E34, ये भी एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है। 125.34857, ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, यानी कि ये तीनों ही फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। तो इस केस में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फंक्शन के नॉट रिटर्न आ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो फंक्शन है वो फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर लगाया गया है के नॉट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कीवर्ड्स प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज, आपको बताना है कि जो सी लैंग्वेज है उसमें टोटल कितने कीवर्ड हैं, 32, 34, 62 या फिर 64। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है और मुझे इंतजार रहेगा कि आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। लिख दीजिएगा 31 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट, ftl फंक्शन इज यूज्ड टू मूव द फाइल पोजीशन टू डिजायर्ड लोकेशन विद इन द फाइल, तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जो ftl फंक्शन है इसकी हेल्प से आप फाइल में करंट में जो पॉइंटर है किस जगह पर है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइल में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर आपको कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं fseek फंक्शन, ना कि ftl। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है ftl। नेक्स्ट, 33, ऑल स्टैटिक वेरिएबल आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड टू 0, तो बिल्कुल सही है। जो भी आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होते हैं। इसके अलावा जो आपका एक्सटर्न है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होता है, जबकि ऑटो और रजिस्टर हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक और एक्सटर्न बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज करते हैं, जबकि ऑटो और रजिस्टर गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 33 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज करते हैं। नेक्स्ट, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी डिराइव्ड बाई, अगर आप लोगों को यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का, इनम कीवर्ड का, टाइपडेफ कीवर्ड का, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड, कि जो भी ऊपर दिए गए हैं उन सभी से। तो बिल्कुल सही है, स्ट्रक्ट, इनम, टाइपडेफ, ये आपके तीनों ही क्या हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हैं। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट, एवरी वेरिएबल इन सी हैव 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल एट्रीब्यूट, नेम, वैल्यू एंड एड्रेस, तो बिल्कुल सही है। जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसकी 3 मेन प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले कि जो आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसका कोई ना कोई नाम होगा, और उस वेरिएबल में आप कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, एंड उस जो वैल्यू मेमोरी में जहाँ पर स्टोर है उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं, 3 एट्रीब्यूट हैं, ये हर एक वेरिएबल को फॉलो करने होते हैं। ये बिल्कुल फंडामेंटल एट्रीब्यूट हैं, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि वेरिएबल का नाम होगा, उसकी वैल्यू होगी और उसका कुछ एड्रेस भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि 35 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंड दैट इज 36, लिंक्ड लिस्ट मस्ट रिक्वायर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन अनलाइक एरे, तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो लिंक लिस्ट है उसमें कंटिन्यूअस मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है, वहीं जो एरे है उसके एलिमेंट को मेमोरी में कंटिन्यूअस यानी कि लगातार एक के बाद एक स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है, क्योंकि लिंक लिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो मेमोरी है वो कंटिन्यूअस ही हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, एंड दैट इज 37, आ स्ट्रक्चर कैन कंटेन सिमिलर आर डिसिमिलर एलिमेंट, तो बिल्कुल सही है। जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप लोग डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज़ को कंटेन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट 38, हैज़ डिफाइन लाइन्स शुड एंड विद आ सेमीकोलन। तो जब भी आप लोग कोई मैक्रो डिफाइन करते हैं तो क्या उसको टर्मिनेट करने के लिए आप सेमीकोलन का यूज़ करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग मैक्रो डिफाइन करते हैं तो उस केस में उस स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करते हैं, जबकि बाकी के जो स्टेटमेंट हैं उसको टर्मिनेट करने के लिए हम लोग सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैक्रोज होते हैं उसको डिफाइन करते समय हम लोग सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते हैं लास्ट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्रिसीजर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको बताना है कि जो सी लैंग्वेज है इसके पहले कौन सी लैंग्वेज थी, तो आपको आंसर टिक करना है बी लैंग्वेज। क्या इसमें आएगा, बी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि बी लैंग्वेज के बाद ही आई थी आपकी सी लैंग्वेज, यानी कि जो सी लैंग्वेज है वो बी लैंग्वेज का सक्सीजर है, जबकि सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज का सक्सीजर है। मतलब क्या है, मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले आपकी थी BCPL। क्या थी, BCPL, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बी लैंग्वेज। ठीक है, तो पहले आपकी आई बी लैंग्वेज, देन इससे बनी क्या, सी लैंग्वेज, देन इससे बनी C प्लस प्लस, देन इसके बाद में आई क्या, C शार्प। क्या आई, C शार्प। तो ये आपकी जो पीढ़ियाँ कुछ इस टाइप से हैं, सबसे पहले क्या है B, इसके बाद C, फिर C प्लस प्लस एंड इसके बाद C शार्प। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्यों बोला गया है कि सी लैंग्वेज का प्रोसीजर, यानी कि सी लैंग्वेज के पहले कौन सी थी, तो बी लैंग्वेज। अगर पूछता कि सी के बाद में कौन सी है तो आपको आंसर टिक करना था C प्लस प्लस। नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है, तो वो आपका होता है कंपाइलर। और ध्यान दीजिए, जो भी आपके ट्रांसलेटर होते हैं ये सभी के सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें अच्छा लगे और मैं आप लोगों की और अच्छे तरीके से हेल्प करने का प्रयास करूं। नेक्स्ट 41, आर्गूमेंट्स दैट टेक इनपुट बाय यूज़र बिफोर रनिंग आ प्रोग्राम आर कॉल्ड। वो आर्गूमेंट जो कि यूज़र इनपुट करता है प्रोग्राम के रन होने से पहले, उसको हम कौन से आर्गूमेंट बोलते हैं, मेन फंक्शन आर्गूमेंट, मेन आर्गूमेंट, कमांड लाइन आर्गूमेंट या फिर पैरामीटराइज्ड आर्गूमेंट। तो बिल्कुल सही है, वो आपके होते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। और ध्यान दीजिए, व्हाट इज कमांड लाइन आर्गूमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिल सकता है 5 नंबर में, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा और मैंने आप लोगों को इसका वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट 41, विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूड टू यूज फंक्शंस लाइक मैलोक एंड कैलोक। अगर आप लोग अपने प्रोग्राम में मैलोक और कैलोक का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको किस हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होगी, memory.h, stdlib.h, string.h या फिर dos.h। बिल्कुल सही है, मैलोक और कैलोक को यूज़ करने के लिए अपने प्रोग्राम में stdlib.h इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट 42, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा दैट शेयर अ कॉमन नेम इज। यानी कि कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एरे। क्या होता है, एरे। यानी कि आप एरे में एक ही डेटा टाइप की वैल्यू को कंटेन कर सकते हैं, उसमें कई सारी वैल्यूज होती हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एरे इज़ द करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि जो फंक्शन है, फंक्शन कितने टाइप का होता है एंड आपको किन्हीं 3 बिल्ट इन फंक्शन के बारे में बताना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एरे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सी स्टोरेज क्लास फॉर अ वेरिएबल। जब भी आप लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होती है, स्टैटिक, ऑटो, रजिस्टर या फिर एक्सटर्न। तो बिल्कुल सही है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी स्टोरेज क्लास ऑटो होती है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑटो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन मीन्स। तो जब भी आप लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन, जिसको हम लोग फंक्शन का प्रोटोटाइप कहते हैं। देन इसके बाद फंक्शन की डेफिनीशन एंड इसके बाद फंक्शन कॉलिंग। तो जो भी आप लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंड दैट इज 45,
वेरिएबल्स ऑफ टू ऑटो स्टैटिक एंड एक्सटर्न आल स्टोर्ड इन। तो जब भी आप लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, या तो ऑटो क्लास का हो, स्टैटिक क्लास का हो, या फिर एक्सटर्नल क्लास का हो, तो उस केस में जो वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी कहाँ पर एलोकेट होती है, रोम में, रैम में, सीपीयू में, या फिर कंपाइलर में। तो ध्यान दीजिए, जो भी ऑटो स्टैटिक और एक्सटर्न टाइप के वेरिएबल होते हैं उनको रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्पेस मिलता है। वहीं जो आपके रजिस्टर क्लास के वेरिएबल होते हैं उनको स्पेस सीपीयू की मेमोरी में मिलता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रैम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर इन सी इज कॉल्ड। तो एक ऐसा पॉइंटर जिसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया है यानी कि अनइनिशियलाइज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। जबकि इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में, पॉइंटर के बारे में। तो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक विशेष प्रकार का क्या होता है, वेरिएबल होता है, जो कि अदर टाइप की जो वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनका जो एड्रेस है उसको स्टोर करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि एक होता है नल पॉइंटर, तो एक ऐसा पॉइंटर जो किसी को भी पॉइंट ना करे उसको हम बोलते हैं नल पॉइंटर। जबकि एक ऐसा पॉइंटर जिसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया है, अनइनिशियलाइज्ड है, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। जबकि एक ऐसा वेरिएबल जो वेरिएबल डिलीट हो गया है लेकिन वेरिएबल की लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी इन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर 4 सिंबल दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी है। यानी कि अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें ये सारे सिंबल यूज किए गए हैं, तो उस केस में सबसे पहले किस पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इनमें से जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंसी है वो आपकी होती है पैरेंथेसिस की। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ सी वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ। जो सी का वेरिएबल है वो किससे स्टार्ट हो सकता है, नंबर से, प्लस से, अंडरस्कोर से, या फिर एस्टरिस्क से। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सी लैंग्वेज है उसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्कोर इज द करेक्ट कीवर्ड यूज्ड टू डिक्लेयर आ सी फाइल पॉइंटर। अगर आप लोग फाइल के साथ में काम कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप फाइल पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं तो जो फाइल पॉइंटर है उसका डेटा टाइप क्या होगा, तो वो आपका होता है फाइल टाइप का। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। मुझे आशा है कि जो ये वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस आप मिस ना कर सकें। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।